निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई और निगरां वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ुबैर अहमद जमाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर जाना चकज़ई का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है। अवाम को भारत की साजिशों का इल्म हो चुका है। बलोच रहनुमाओं की रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है। BNA के कमांडर 70 साथियों समेत हमारे पास आए। ये लोग कौमी धारे में शामिल होने आए हैं। सरफराज बंगलजई ने BNA को खैरबाद कर दिया और वो कौमी धारे में शामिल हो गए। उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं बलूचिस्तान में महकमा खुराक में मुलाजिम था। 2009 में चंद लोगों ने बहकावे में लाया और मुल्क मुखालिफ बना दिया। हुकूमत आने वालों के साथ नरम रवैया इख्तियार करे। मैं दीगर कारिंदों से भी वापसी की अपील करता हूँ। मैं कलदम BNA से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मैं और मेरे 70 साथी अब कौमी धारे का हिस्सा हैं। इन लोगों के पीछे भारत का साजिशी हाथ है। नाम नहाद तहरीक में शामिल नौजवान वापस आ जाएं। तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, हमसे झूठ बोला जाता है। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया गया। 2014 में 155 मासूम लोगों को कत्ल किया गया। कलदम BNA भारत के कहने पर अपने लोगों का खून बहा रही है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया जाना चकज़ई साहब ने कि BNA के कमांडर 70 साथियों समेत हमारे पास आए और उन्होंने कौमी धारे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया। और जिस तरीके से उस कमांडर की बात भी हम सुन रहे थे कि वो चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक दफ़ा फिर रियासत के पास आना चाहते हैं और कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको गलत गर्ज के लिए और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल बलूचिस्तान के सिनेरियो में, जहां पर जो हमारे दुश्मन है हिंदुस्तान की पुष्टपनाही और उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इन नाम नहाद दहशत गर्दों को इनाम का हम कमांडर था और बल्कि सेकंड इन कमांड था उनका। तो उस हिसाब से इसकी तरफ से ये ऐलान किया जाना कि जी वो और उसके कुछ साथी, और ये याद रखें ये जितने भी इस तरह के लोग होते हैं ये हार्ड कोर मिलिटेंट्स होते हैं, ये इनके फुट सोल्जर्स होते हैं जो कि ऑन ग्राउंड जाके डायरेक्टली इन टेररिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन लोगों का इस तरीके से अपने किए पे पछतावा और माफ़ी मांग के और कौमी धारे में शामिल होने की जो ख्वाहिश है, ये हिसाब से पॉजिटिव है कि इससे डेफिनेटली ये जो दहशतगर्दी और इस तरह गलैद की पसंद की जमातें होती हैं इनकी कमर टूटती है, इनकी लीडरशिप डिमोरलाइज होती है और दूसरों को भी फिर ये इस किस्म की एक शय मिलती है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और जाके इन एक्टिविटी से पीछे हटके तो कौमी धारे में शामिल हों, नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ। तो सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको भरपूर दाद देनी चाहिए कि वो इनके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। और इनमें से वो लोग जो कि अब एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर उनके ज़हन में ख्याल आ जाता है कि जो कल करते चले आ रहे हैं, गलत करते चले आ रहे हैं, अपने मुल्क अपने लोगों के खिलाफ ये लड़ते आ रहे हैं, दुश्मन के कहने पर उनको एहसास हुआ तो उनको कौमी धारे में वापस लेके आना, तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इनको देख के जो बहुत से और लोग हैं जो कि बददिल हो चुके हुए हैं मुसलसल इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहने की वजह से, और उनको मिल भी कुछ नहीं रहा, उनको एहसास इस चीज़ का हो गया, तो बाकी लोग भी इस चीज़ से लीड लेते हुए कौमी धारे में वापस आएंगे ताकि नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। और इस तरह के लोगों के लिए जो कि दुश्मन के कहने पर सब कुछ करते हैं, आलाकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी इन्होंने तबाह की हुई, ये नौजवान है और इंडिया के लिए और हिंदुस्तान समेत हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे लेना चाहिए। और हमेशा देखा यह गया है कि जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है, कुछ लोग इस तरह ऐलान करते हैं तो उसको देख के फिर दूसरे लोग भी, उनको भी इंसेंटिव मिलता है, वो भी वापस आते हैं, बिकॉज हर कोई नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है। इन लोगों के जहनों को इस तरीके से ज़हन साजी करके इस तरफ लगाया जाता है, फिर वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, कभी पैसे के नाम पर, कभी बहुत सारी दूसरी चीज़ों की वजह से। तो मुझे तो कम से कम मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसकी वजह से इंशाल्लाह आइंदा आगे भी बलूचिस्तान के हालात मज़ीद बेहतर ही होंगे। बिल्कुल बाबर साहब, एक इन्होंने अहम मैसेज दिया है कि जो बलूचिस्तान की तरक्की में भी एक अहम रुकावट है वो यही अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं उन्हीं के अफराद हैं जिन्हें बाहर से मॉनिटर किया जा रहा है, बाहर से इनको चलाया जा रहा है, फंडिंग भी बाहर से दी जा रही है। सो एक अहम मैसेज ये कि बलूचिस्तान की तरक्की से लेकर लोग ये बात करते हैं वहाँ के कि हमें यहाँ पर तरक्की, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, हमारी यहाँ तरक्की नहीं होने दी जाती इलाके में। सो यहाँ पर भी एक बात क्लियर कर दी गई। अफवाज पाकिस्तान इसके लिए क्या इकदाम कर रही है और रियासत इसके लिए क्या इकदाम कर रही है कि बलूचिस्तान की जो एक खुशहाली है और वहाँ पर अमन जो है वो वापस लाया जा सके?
जी ज़ाहिर है, जहाँ पर मिलिटेंसी होगी, जहाँ पर दहशत गर्दी होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट फिर नहीं होती, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से पब्लिक सफ़र करती है। ये बलोचिस्तान के चंद एक अजला जो है जहाँ पर गुज़श्ता कुछ अरसे से एक शोरश की सूरत हाल पैदा की करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश के बावजूद ज़ाहिर है बाकी इलाकों की तरह वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती। अभी जब ये लोग इस तरह के कौमी धारे वापस आएंगे, हथियार फेंकेंगे, कानून का एहतराम करेंगे, तो इन इलाकों के लोगों के लिए भी बेहतरी आएगी, डेवलपमेंट के समरात उन तक पहुँचेंगे। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इन इलाकों में यही कर रही हैं कि लोगों को बताने समझा के कि जब आप इन चीज़ों से पीछे हटें, और जब आप पीछे हटेंगे तो आपके इलाके में डेवलपमेंट होगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा, एजुकेशन, हेल्थ समेत दूसरी फैसिलिटीज़ आप तक पहुंचेंगी। और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के तमाम अदारे, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज इस तरह के इलाकों के डेवलपमेंट के लिए। और जहाँ पर मिलिटेंसी कम है या नहीं है वो इलाके, और जहाँ पर थोड़ी सी मिलिटेंसी ज़्यादा है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो भी एक इंसेंटिव होता है इस तरह के लोगों के लिए। पब्लिक प्रेशर उन पर बढ़ता है कि उस इलाके के लोग भी फिर इन पे लान तान करते हैं कि आपकी वजह से हमारे इलाके पसमानदा है, आपकी वजह से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है इससे इंशाल्लाह इस वजह से भी इन इलाकों में डेवलपमेंट डेफिनेटली आएगी। उसको देखा देखी फिर दूसरे इलाके के लोग भी चांद एक जो सब भटके हुए हैं वो राह रास्त पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और ये आज हमारे सामने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं इस तरह की कलअदम तंजीमों के लोग सामने आकर कौमी धारे में शामिल हुए हैं, यानी कि ये इस बात का सबूत है कि बाहर से और ख़ास तौर पर भारत से मॉनिटर किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है। इस चीज़ को हम डोमेस्टिक लेवल पर तो डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इसको किस तरीके से कैश किया जा सकता है, या फिर दुनिया को ये बताया जा सकता है कि भारत आज भी बलूचिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है? जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पे बताने की ज़रूरत है, आपको पता भी है, हम सब जानते हैं, जब भी इस तरह के कोई दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों से, अपने माजी से, एक्टिविटीज़ से वो पीछे हटते हैं और कौमी धारे में शामिल होते हैं, तो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को पता चलता है, बट अदरवाइज ऑल्सो पाकिस्तान इस तमाम एक्टिविटीज़ का इन ऑर्गेनाइजेशन के डोजियर्स बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर करता रहता है, जिनमें मुसद्दका सबूत होते हैं कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। और जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था रंगे हाथों, एक सर्विंग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का ऑफिसर है वो, तो दुनिया को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये उसको बता दिया गया था, और इससे बड़ा सबूत को हो नहीं सकता कि किस तरीके से हिंदुस्तान डायरेक्टली इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। जब इस तरह के लोकल कमांडर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उनके सबूत भी इसी रोशनी में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किए जाते हैं, वो बड़े ऑथेंटिक सबूत होते हैं, उससे आपका मौक़िफ़ भी वाज़ेह होता है और दुनिया भी फिर समझ आती है कि जो बात हम कर रहे हैं हमारे मौक़िफ़ में वज़न भी है, हकीकत भी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इसी तरीके से पॉजिटिवली हमारा फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेसी के ज़रिए दुनिया को बताएगा और ज़्यादा एक्सपोज करेगा पाकिस्तान के एनिमीज़ को कि किस तरीके से पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करने के लिए वो हर वक्त सरगर्म अमल है। बिल्कुल। अच्छा बाबर साहब, इन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की कि तकरीबन 250-300 के करीब जो हैं वो BNA के टोटल जो मजमूई तौर पर इनके कारकुनान की तादाद थी जो जंग में इनके लड़ रहे थे, उसमें से 70 ऑलरेडी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 70 के करीब इसमें वापस आ चुके हैं। ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दीगर भी जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, और जब ये आ जाएंगे इनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, किस तरीके से इनको वार्म वेलकम किया जाएगा? देखें, जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं दुनिया जहान में जहाँ पर मिलिटेंसी होती है वहाँ पर यही तरीका होता है, रिहेबिलिटेशन, री इंटेग्रेशन इनटू द सोसाइटी। डिसआर्म करते हैं, डिसआर्म करने के बाद फिर इनको री इंटेग्रेट करते हैं सोसाइटी में, फिर रिहेबिलिटेट करते हैं। फेजेस होते हैं ये मिलिटेंसी के लोग जो छोड़ के आते हैं। तो जब 70-80 के करीब मारे जा चुके हैं, 70 ने सरेंडर कर दिया, रिमेनिंग जो थोड़े बहुत रह गए हैं, डेफिनेटली जब इनको वो देखेंगे तो वो भी आना चाहेंगे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि BNA तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, BLA और इसके अलावा वहाँ पर कोई 8-10 ऑर्गेनाइजेशन और हैं जो कि इन इलाकों में हिंदुस्तान के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लोगों को भी इंसेंटिव मिलेगा। बिकॉज जो फुट सोल्जर होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं जब वो देखते हैं कि लीडरशिप या तो बाहर भाग के गई हुई है पैसे लेके, बिकॉज इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप तो यहाँ पर नहीं है, चाहे वो हारबियार मरी है, चाहे बरामदा बुगती है, तो वो तो यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर नजर बलोच ये सारे के सारे उधर बाहर बैठे हुए हैं, और उधर बैठ के जावेद मैंगल जैसे जब सब कुछ ये काम करते हैं, तो उनके लिए भी डीमोरलाइजेशन होती है, फिर वो भी आएंगे। और अब देखिएगा इंशाल्लाह ये बड़ी ब्रेक थ्रू, वैसे पहले मैंने कहा आइंदा आने वाले दिनों में कुछ टाइम में, महीनों में, हफ्तों में आपको मजीद लोग इनको
छोड़ के कौमी धारे में शामिल होते आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा ब्रिगेडियर जो बीएनए के कमांडर हैं उनकी जानिब से ये बात मेंशन की गई कि ज़्यादातर टारगेट उन लोगों को किया जाता है जो यंगस्टर्स हैं और तालीमी इदारों में मौजूद हैं। क्या समझते हैं आप कि तालीमी इदारों में टीचर्स के साथ साथ कुछ ऐसी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि वहाँ पर मौजूद जो तालिब इल्म हैं उनको मॉनिटर किया जा सके कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? ज़ाहिर है ज़हन साजी जब की जाती है तो ज़हन साजी का सबसे टारगेट यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होती है। आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए भी टारगेट यूथ को किया जा रहा है, बिकॉज यूथ फ्यूचर होता है। तो यूथ को जब टारगेट करेंगे तो फ्यूचर को आप टारगेट कर रहे हैं। तो इन इलाकों में भी यही पर हो रहा है। अभी आपकी ये बात कि जो वहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इंग्रेस करके उन लोगों को रिहेबिलिटेट करके वहां पर इस नैरेटिव को डिफीट करने की जरूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अदारे, गवर्नमेंट इन इलाकों में ये करने की भरपूर कोशिश कर रही है और उसके समरात लोकल लेवल पे कुछ नजर भी आते हैं। लेकिन चूंकि वो चीजें इस तरह खुल के सामने नहीं आती, लोग खौफजदा होते हैं। अभी बहुत सारे इनके लोग जो है, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उन इलाकों के लोग। अब इन यूनिवर्सिटीज में आके ये लोग उनको टारगेट के आपको बाद का इत्तलात मिल रही होती हैं। तो गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, बट इसको ज्यादा अग्रेसिवली करने की जरूरत है, ज्यादा सिंसियरिटी के साथ करने की जरूरत है, जो कि इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। बट आपके पास इत्तफाक करता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंग्रेस करके वहां पर नौजवानों के ज़हनों को जो ये गलत साइड पे लगाने की कोशिश करते हैं वहां पर उसको काउंटर करने की जरूरत है। काउंटर किया जा सकता है, हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, मटीरियल अवेलेबल है। हम खुद भी करते रहे हैं, मुझे इसका खुद भी तजर्बा हासिल है। हम फाटा में भी ये करते रहे और डेफिनेटली जब भी ये काम किया जाता है तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा बाबर साहब, हमारे साथ रहेगा दिफाई तज्ज़िया डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब, आपकी कीमतों का बेहद शुक्रिया। अभी हमने देखा कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है बलूचिस्तान में। 70 के करीब जो हैं वो अलहदगी पसंद तहरीक के जो रहनुमा थे वो इस वक्त कौमी धारे में शामिल हुए। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में जो अमन कायम करने के लिए एक और अहम स्टेप था वो यकीनी तौर पर कामयाब हुए? उसमें दीगर जो जमातें हैं उनमें से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग आएँ, क्या इकदाम करने चाहिए और किस तरीके से आप इस स्टेप को देखते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये बात पता चली कि रियासत जो है वो गले से लगाती है। जिस चीज को समझने की जरूरत है, हमारे वो भाई बहन जो समझते हैं कि हम दहशतगर्दी का रास्ता अडॉप्ट करेंगे, हम बंदूक उठाएंगे, मैं समझता हूँ ये एक चीज जो है वो खत्म अब हो रही है। और सरफराज का आना और रियासत से रिक्वेस्ट करना कि मुझे माफ किया जाए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। और दूसरा, ये बलूचिस्तान की यूथ के लिए बड़ा पैगाम है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जो बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमें शारी बलोच का पता है कि जिसने सुसाइड धमाका कर दिया, मैं समझता हूँ कि उनको इन चीजों को समझना चाहिए कि आए अपने यूथ को गले लगाएं और उनको गलत रास्ते पे ना लेके चलें। और दूसरा जी, जो बलूचिस्तान के हमारे सियासी धड़े हैं उनको चाहिए कि इन लोगों की जो ख्वाब हैं उनके लिए गवर्नेंस इंप्रूव करें। अगर आप गवर्नेंस इंप्रूव नहीं करते, आप लोगों को गले से नहीं लगाते, आप यूथ को इंगेज नहीं करते, तो जारी बात है इस तरह के धड़े बनते हैं। हमें उन धड़ों से जो है वो उनको साथ लगाना है और हमें कोशिश करना है कि अपनी यूनिवर्सिटियां, अपने अदारे जो हैं वहां पे ये चीजें ना हो सके। और सबसे बढ़ के हमें एक रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस शुरू करना है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें फौज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, धड़े, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के एक फॉरवर्ड लुकिंग और पूरे रियासत को साथ लेके चलने वाली अप्रोच जो है वो शुरू करें। मैं समझता हूँ ये चीज जो है ये हमें एक अच्छा रास्ता दे सकती है और हम इससे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये होल ऑफ नेशन अप्रोच ही हमें बचा सकती है। अगर हम ये समझते रहे कि हम इस तरह अकेले अकेले रह के फैसले करते रहे, बलूचिस्तान के पॉलिटिकल धड़े ये कहते रहे कि हमें तो फायदा हो रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बात करें, सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन अगर देखी जाए तो अब इस जंग के लिए जिस तरीके से बीएनए के कमांडर ने भी निशानदेही की कि खवातीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये काफी खतरनाक बात है। दूसरी जानिब उन्होंने ये मेंशन किया कि इंडिया से फंडिंग होती है, जो तरीका कार है उसके हवाले से क्या पता चल सका और उसको किस तरीके से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये जो एक तो इंडिया के हवाले से एक पाकिस्तान को एक नेशनल अप्रोच लेनी, हमने ये फैसला कर लिया हुआ जी। इंडिया का जब मसला आता है तो ये तो जी फौज का मसला है, सिक्योरिटी इदारों का मसला है, भाई ये पाकिस्तान के तमाम सियासी धड़ों का मसला है, ये मीडिया का, सिविल सोसाइटी का मसला है। तो हमें इस चीजों को समझना है और हमें इस हवाले से ये जो जिन एंगल्स पे सरफराज ने
हेल्प आउट की है, हमें उन एंगल्स पे जाके काम करने की जरूरत है। हमें ये समझना है कि भाई ये उसको कैसे सप्लाई को बंद करें, ड्रग्स को कैसे खत्म करें, यूथ को कैसे गले लगाएं, और पर्टिकुलरली जैसे आपने भी जिक्र किया है खवातीन को, यंग लड़कियों को, इनको कैसे एम्ब्रेस करना है, और अपनी माओ बहनों बेटियां जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको इस चीज को समझाने की जरूरत है कि पाकिस्तान तमाम धड़ों को गले लगाता है। पाकिस्तान की जो रियासत है वो ये नहीं है कि वो किसी एक का ज्यादा और दूसरे का कम है। सिर्फ एक चीज का फैसला कर लें कि हमने इनका सियासी इस्तेमाल नहीं करना जी, हमने अपने बच्चों को, खास तौर पे लड़के और लड़कियों को, पहले हमें होता था कि जी लड़के जो हैं, अब हमारी लड़कियां क्योंकि बड़ी एम्पावर्ड हैं, हमारी बलूचिस्तान की लड़कियां, हमारी बहनें बड़ी एम्पावर्ड हैं, हमें उनको भी जो है इन चीजों को समझाना है कि किसी के हाथों में ना खेलें। और ये जो सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन का देखें, ये वो मिसिंग पर्सन थे जो सामने आ गए हैं, इन्हीं को हम मिसिंग पर्सन कहते थे, ये अब सामने आ गए हैं। 70 लोगों ने आज टीवी के सामने खड़े होकर ये कहा है कि हम तो लड़ रहे थे और कभी इंडिया से पैसे लेते थे, कभी बैरून मुल्क बैठे हुए थे। मैं समझता हूँ चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल, कमर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपना कीमती वक्त उन्होंने आज न्यूज़ को दिया। वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये इक़दामात किए गए हैं। मोहम्मद अली जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब की कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। यकीनी तौर पे आपने डेवलपमेंट देखी, बलूचिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर एक और इशू ये भी चल रहा है कि मिसिंग पर्सनस को वो बड़े गलत और नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करते हैं। तो एजेंडा कौन चलाता है, साथ में क्या ये जो मिसिंग पर्सन हैं वो भी इन्हीं जो तंजीमें, इन्हीं की जानिब से मिसिंग किए जाते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत तारीखी दिन इस वजह से है कि इतनी बड़ी तादाद में जो बलोच अस्करियत पसंद हैं, उन्होंने पब्लिकली इस बात का एतराफ़ और इकरार किया है कि पाकिस्तान की जो सलामती, खुशहाली और तरक्की है वो और बलूचिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली मशरूत और लाजिम और मंजूम है, और पाकिस्तान की सलामती के और पाकिस्तान की तरक्की के साथ ही तमाम बलोचों की जो तरक्की और सलामती है वो मशरूत है। दूसरी बात ये है कि जो मिसिंग पर्सन की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि ये बात आपके तवज्जुह से बताना बहुत ज़रूरी इसलिए है आवाम को कि बहुत दफ़ा ये जो हमारे नाराज़ लोग हैं या मिसगाइडेड बलोच हैं वो दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और पनाह ले लेते हैं और हमारे मुल्क दुश्मन एजेंडे के लिए जो है कुमुक हासिल करते हैं, इक्विपमेंट हासिल करते हैं, असलहा हासिल करते हैं, और यहाँ पे एक फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब ये मिसिंग पर्सन्स हैं। और ये बहुत गलत इस वजह से है कि ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं, और ये बात आज कही भी गई और पहले भी कई दफ़ा साबित हो चुकी है कि जो कई ऐसे अस्करियत पसंद हैं वो कई मगरबी ममालिक में चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं या हमारे हमसाया ममालिक में चले जाते हैं, और उनके ज़रिए से फिर वो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ एक फेक प्रोपेगेंडे के ज़रिए से बनाने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये तो कोई रियासती इदारों ने इनको उठा लिया है या ये मिसिंग पर्सन्स में इनको नाम डाल दिया जाए। तो ये हक़ाइक़ को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो बाद में किसी दहशतगर्द कार्रवाई में मुकाबले में मारे गए या सामने आए या गिरफ्तार हुए। तो ये हक़ाइक़ को एक जामिया और ज़िम्मेदाराना अंदाज में मीडिया को आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो एक फेक नैरेटिव को एक यकतरफा अंदाज में विदाउट वेरिफिकेशन प्रमोट करने का बायस बने। ठीक, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद भी आपसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद बली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक अहम बड़ी डेवलपमेंट, और जिस तरीके से सैयद मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे कि एक बड़ी तादाद कलअदम BNA कमांडर का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शमूलियत। पहले तो इस डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी ब्रिगेडियर डेवलपमेंट जो है ना, ये तो दिस इज समथिंग जो गुलजार इमाम शांबे के बाद ये इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ द सेम ऑपरेशन, और ये खराज तहसीन के हकदार हैं हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसके लोगों ने ये जान हथेली पर रख के इनके नेटवर्क को पेनिट्रेट किया और इनको विन ओवर किया और वो अवे किया फ्रॉम कंप्लीट प्रॉक्सी वॉरफेयर जो मुसल्लत की हुई है भारत में, और उसमें सप्लाई चेन उनकी बाय वे ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसकी कोई कमी नहीं है। और इस तरीके से एक हार्ड बॉइल्ड
جو ملیٹنٹ لیڈر ہے اس کو فورس کرنا. سو اٹ ریکوائرز ایک پریسنگ آف دا رائٹ بٹنز, اور وہ بٹنز یہ تھے کہ ان کی جو ایلینیشن ہے ان لیڈران کے ساتھ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نواب ہرویار مری اور اس کا جو ابراہم داغ پوکتی جیسے لوگ, وہ ان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہے تھے. اور اب یہ جو ان میں یہ سوچ فروغ پا رہی ہے کہ ہم یوز ہو رہے تھے اور اس میں ہمیں کیجولٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہمارے ڈیویڈنڈ کوئی اور اکرو کر رہا ہے جو کہ باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس سوچ کو, اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے کاؤنٹر نیریٹو استعمال کیا گیا ہوگا, پھر اس کے بعد اس کو انگریس کر کے ون اوور کیا گیا ہوگا. اور اب یہ ان کے جو دیگر فینس سیٹرز ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں, مختلف اسپلنٹر گروپس جو کہ یہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, ان میں جو یونائٹڈ جو بلوچستان آرمی ہے مہران مری کی وہ بھی ہے, بشیر زیب ایلیمنٹ ہے, بی ایل ایف کے ایک ایلیمنٹس ہیں جو کہ کوسٹل ریجن میں ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں. ان سب پہ ایک بڑا پل پڑے گا, اور وہ یہ پل ہوگا کہ اسٹیٹ جو ہے یہ بینائن ہمیں انسینٹیو دے کے اپنی طرف راغب کر رہی ہے, جو کہ اس فولڈ میں آ رہا ہے اس کے خلاف کوئی اس قسم کی تعدیبی کارروائی نہیں ہو رہی. تو یہ ایک پازیٹیو انسینٹیو ہوگا جو اس میں ایک سپلٹ پیدا کرے گا, اور اس طرح کی دیگر کامیابیوں کی بھی توقع ہمیں رکھنی چاہیے. اور ویکننگ آف انسرجنسی کا دو ہی طریقے ہوتے ہیں, ایک تو یو کیپ فائٹنگ کائنیٹیکلی, اور وہ بھی ان پہ عرصہ حیات تنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہیٹ فیل کریں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور جو دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. اب جب ان کے خلاف کارروائی ہوتے دیکھیں گے, ان کو کیجلٹیز وہ ٹیک کریں گے, تو یہ ایک کیومولیٹو پریشر ہوگا, اور اس پریشر سے جب آپ انگیجمنٹ کریں گے تو وہ ایک کامیابی ہوگی. بریگیڈیئر راشد ولی ریٹائرڈ, ساتھ ساتھ سید محمد علی سیکورٹی ایکسپرٹ, دونوں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. قلعدم بی این اے کے 70 کے قریب ساتھیوں نے جو ہے وہ قومی دھارے میں شمولیت اختیار کر لیا, اور حکومت قومی دھارے میں آنے والوں کو خیر مقدم کرتی ہے. جان اچکزئی کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی, اور اسی دوران جو بی این اے کے کمانڈر تھے انہوں نے بہت سارے انکشافات بھی کیے.